नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अपन ने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें अपन क्या कर रहे थे, रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट अपन को गिवन था और उस रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट से अपन ने क्या बनाया था, इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब अपन आज क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिसमें आपको कोई डेटा गिवन हो जिससे आपको रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट बनाना हो। अभी लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था एनपीओ का, उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल थी, उस अवेलेबल इन्फॉर्मेशन से आपको क्या बनाना था, रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट बनाना था। तो वो रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है विद गिवन इन्फॉर्मेशन, उसका एक क्वेश्चन करते हैं। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 1, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 1। Illustration number 1, page number 1.5। क्या लिखा है? From the following particulars related to Rotary Club New Delhi, prepare recipient payment account for the year ended 31st March 2019। कैश इन हैंड आपको दे रखा है, कैश इन हैंड आपको दे रखा है 1 अप्रैल 2018 का, फिर कैश इन हैंड दे रखा है, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड है, डोनेशन रिसीव फ्रॉम पवेलियन, 8% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, रेंट पेड, एंट्रेंस फीस आपको दे रखी है, और इनम टू सेक्रेटरी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर परचेज, सेल ऑफ फर्नीचर, स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, सैलरी एंड वेजेस, sport expenses including unpaid 5,000, cash in hand on 31st March and depreciate furniture by 10%। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे अपन को क्या बनाना है, इसका रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट बनाना है। एंड आपको पता है रिसिपेंट पेमेंट, जो आपका रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट बनता है तो उसकी जो रिसिप्ट साइड होती है, तो रिसिप्ट साइड में अपन कौन सी एंट्री करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी रिसिप्ट अपन को रिसीव होती हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, और वेदर इट इज कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, जितनी भी रिसिप्ट्स आपको रिसीव हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर, ऑल रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट साइड ऑफ रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट। सिमिलरली ड्यूरिंग द ईयर अपन जो भी पेमेंट करते हैं, ऑल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द पेमेंट साइड ऑफ रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट, वेदर इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर और करंट ईयर, और वेदर इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ड्यूरिंग द ईयर जितने भी पेमेंट्स अपन करते हैं, ऑल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट, राइट। तो अब इससे अपन क्या बनाएंगे, रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट। लास्ट ईयर बोर्ड में क्वेश्चन आया था, तो इसी तरीके से जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तरीके से अवेलेबल थी, और इससे आपको क्या बनाना था, रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट आपको प्रिपेयर करना था। देखो दो साइड होती हैं, डेबिट क्रेडिट, या लिखेंगे रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट, recipient payment account for the year ended, for the year ended 31st March 2019, 31st March 2019, ये आपकी रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो अपन यहां लिखेंगे टू बैलेंस,
जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस होता है उसको रिसिप्ट साइड में लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा है कैश का, तो आपका जो कैश बैलेंस है वो आपका दे रखा है 7,500। उसके बाद आपको बैंक बैलेंस गिवन है, बैंक बैलेंस आपको गिवन है 48,000। सो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये टोटल मिला के जो हो गया आपका इट्स 7,500। 7,500 प्लस 48,000, ये आपका हो गया ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस 55,500। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर ये सब्सक्रिप्शन अपन को रिसीव हुआ है, तो अपन यहाँ लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अपन को मिला है 31 मार्च 2018 का। रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी रिसिप्ट्स अपन को मिलती हैं, ऑल रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट साइड ऑफ रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट, वेदर इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर और करंट ईयर। तो जो भी सब्सक्रिप्शन अपन को मिला है सारा यहाँ लिखेंगे। 31 मार्च 2019 का अपन को मिला है कितना, 2,20,000 एंड 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 का आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है कितना, 6,000। तो जो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर वो कितना हुआ है, 2,41,000। नेक्स्ट इज डोनेशन रिसीव, तो यहाँ लिखेंगे टू डोनेशन रिसीव्ड। ये डोनेशन रिसीव है कितना, 25,000। उसके बाद नेक्स्ट है डोनेशन रिसीव फ्रॉम पेविलियन, तो ये भी आपकी रिसिप्ट है, तो यहाँ लिखेंगे डोनेशन रिसीव फॉर पेविलियन। डोनेशन रिसीव फॉर पेविलियन 2 लाख। उसके बाद है 8% इन्वेस्टमेंट परचेज, अपन ने इन्वेस्टमेंट परचेज करें तो ये हमारा पेमेंट किया अपन ने, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे 8% बाय 8% इन्वेस्टमेंट बाय 8% इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट परचेज करा अपन ने, 2 लाख का, बाय 8% इन्वेस्टमेंट 2 लाख। फिर है परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, तो यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट। अपन ने रिफ्रेशमेंट परचेज करा कितने का, 12,000 रुपीज़ का। उसके बाद है रेंट पेड, तो यहाँ लिखेंगे बाय रेंट पेड। कितना रेंट अपन ने पे करा है, रेंट अपन ने पे करा है कितना, 6,000। उसके बाद नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, तो ये आपकी रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू एंट्रेंस फीस रिसिप्ट कितना है, 18,000। नेक्स्ट इज हॉरियम टू सेक्रेटरी, ये आपका पेमेंट है, ये आपने पेमेंट किया तो पेमेंट साइड में लिखेंगे टू honorarium to secretary, कितना पे करा है, 10,000। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये जो इन्वेस्टमेंट के इस पे इंटरेस्ट हमें क्या होगा, रिसीव होगा। तो कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, 9,000 का, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन 8%, टू इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट, 8% इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, 9,000। उसके बाद है फर्नीचर परचेज,
तो यहाँ लिखेंगे बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर, तो अपन ने फर्नीचर परचेज करा कितना 20,000। फिर है सेल ऑफ फर्नीचर, अपन ने फर्नीचर सेल करा, तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर, कितना फर्नीचर सेल करा अपन ने 4,000 रुपीज का फर्नीचर, मतलब 6,000 का फर्नीचर 4,000 में सेल करा है, तो जो रिसिप्ट हुआ है वो लिखेंगे रिसिप्ट साइड में, तो टू सेल ऑफ फर्नीचर 4,000। फिर स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय स्पोर्ट्स मटेरियल, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल। by sports material purchase, by sports material purchase, कितना स्पोर्ट्स मटेरियल अपन ने परचेज करा है, स्पोर्ट्स मटेरियल अपन ने परचेज करा है कितना 80,000। उसके बाद है आपका सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, तो यहाँ लिखेंगे टू सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, टू सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, तो अपन ने रिफ्रेशमेंट सेल करा कितने में 30,000 रुपीज में। नेक्स्ट है सैलरी एंड वेजेस, तो इधर पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय सैलरी, बाय सैलरी एंड वेजेस, बाय सैलरी एंड वेजेस, कितनी सैलरी एंड वेजेस पे करिए अपन ने 74,000 की सैलरी एंड वेजेस अपन ने क्या करी है पे करी है। उसके बाद है स्पोर्ट एक्सपेंसेस, क्या लिखा है ब्रैकेट में इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेस ऑफ 5,000, ये जो स्पोर्ट एक्सपेंसेस हैं इसके अंदर 5,000 का अनपेड एक्सपेंसेस इंक्लूड है। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें जो एक्चुअल में जो रिसिप्ट होता है और एक्चुअल में जो अपन पेमेंट करते हैं वही लिखते हैं, जो हमारा आउटस्टैंडिंग होता है उसको यहाँ पे नहीं लिखा जाता रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, केवल जो हमने एक्सपेंसेस पे करें उन्हीं को अपन लिखते हैं। तो आपका ये जो रिसिप्ट, ये जो आपका है स्पोर्ट एक्सपेंसेस 25,000 का है, लेकिन इसमें से अपन ने 5,000 पे नहीं करा, तो केवल जो पे करा है वही लिखने हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, बाय स्पोर्ट एक्सपेंसेस कितना है 25,000, इसमें से लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो अपन ने पे नहीं करे। कितना पे नहीं करा है 5,000 पे नहीं करा, तो जो एक्चुअल में पे करा है वही लिखा जाएगा कितना 20,000। उसके बाद आपको दे रखा है कैश इन हैंड, तो अपन यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कैश का बैलेंस दे रखा है आपको कैश इन हैंड, कितना दे रखा है कैश इन हैंड आपको 6,200। उसके बाद डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%, तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, और जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं उसको अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं करते। रिसिप्ट साइड में वही रिसिप्ट्स आती हैं जो एक्चुअल में आपको रिसीव हुई हैं, और पेमेंट साइड में वो पेमेंट अपन लिखते हैं जिसका पेमेंट एक्चुअल में अपन ने क्या करा है पेमेंट किया है। तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, सो इट विल नॉट रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, इसको अपन किस पे बनाते हैं कैश बेसिस पे। तो इसलिए जो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा बिकॉज इट इज नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे आपको कैश और बैंक दोनों बैलेंस दे रखे थे क्लोजिंग, तो यहाँ पे केवल कैश का दे रखा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर आपका बैंक बैलेंस आ जाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है बैंक बैलेंस 1,54,300 बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका बैंक बैलेंस। ये रिसिप्ट में से सारे पेमेंट अपन ने माइनस कर दिए इंक्लूडिंग दिस कैश इन हैंड, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका कितना बैंक बैलेंस, क्लोजिंग बैंक बैलेंस। तो कितना हो गया टोटल 6,200 प्लस 1,54,300, तो ये आ जाएगा 1,60,500। तो इस तरीके से आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट
बनाया जाता है, राइट। देखो एक क्वेश्चन अपन करते हैं फंड बेस्ड का। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 4। या आप ये निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 7B। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 7B। क्या कह रहे हैं? प्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ क्वींस क्लब एज एट 31 मार्च 2019। कैपिटल फंड आपको दे रखा है 10,80,000 का। बिल्डिंग फंड है 4,80,000। डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग इज 6 लाख। 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट है 4,80,000 का। 4,80,000 का। इंटरेस्ट ऑन रिसीव ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट है 48,000 का। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज 3,60,000। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज 3,60,000। देन उसके बाद आगे क्या लिखा है आपका? द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड नॉट येट टू बी कंप्लीटेड। लेकिन अभी तक उस क्या हुआ है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, अपने बिल्डिंग के लिए फंड बना रखा है। तो जब अपन किसी पर्टिकुलर चीज के लिए फंड बनाते हैं तो उस फंड से रिलेटेड जो भी हमें इनकम होती है ड्यूरिंग द ईयर, उन सारी इनकम्स को उस फंड में ऐड कर देते हैं। और उस फंड से रिलेटेड जो भी अपन एक्सपेंसेस इंकर करते हैं वो सारे एक्सपेंसेस उस फंड में से क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। और बैलेंस शीट में आपको बताना है कि जो आइटम्स हैं इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट आप करोगे। ये जो आइटम्स हैं इसको आप बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करोगे, राइट। देखो आपसे क्वेश्चन में बस इतना सा कह रहा है कि जो भी आइटम्स आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में, इनका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो आपको बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन 31 मार्च 2019 की। तो अपन यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। liabilities amount, assets amount। देखो सबसे पहले कैपिटल फंड है, तो कैपिटल फंड अपन कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो यहां लिखेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड आपको गिवन है कितना, 10,80,000। इसको एक बार इनर कॉलम में लिखेंगे 10,80,000। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है क्या, बिल्डिंग फंड। तो जो कोई सा भी फंड हो, ऑल फंड्स आर शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे बिल्डिंग फंड। कोई सा भी फंड हो, ऑल फंड्स आर शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कितना दे रखा है, 4,80,000। फिर है डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग। तो अपन को बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन रिसीव हुआ, तो फॉर द बिल्डिंग अपन एक फंड बना रखा है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि अपन ने बिल्डिंग के लिए फंड बना रखा है। तो बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी अगर रिसिप्ट होती है तो सब बिल्डिंग फंड में ऐड होगा।
और बिल्डिंग फंड के लिए अगर अपन कोई खर्चा करते हैं तो वो अपन इस बिल्डिंग फंड में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अपन को डोनेशन रिसीव हुआ है बिल्डिंग के लिए, तो वो काय में ऐड हो जाएगा, इस डोनेशन फंड में ऐड हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड के लिए आपको डोनेशन रिसीव हुआ है कितना, डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड इज 6 लाख। डोनेशन रिसीव हुआ बिल्डिंग फंड के लिए कितना, 6 लाख रुपीस का। तो यहां पे ऐड हो जाएगा, ये रिसिप्ट है आपकी। उसके बाद है 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। आपने क्या करा, बिल्डिंग फंड के लिए इन्वेस्टमेंट करा कितना, 10%। तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट हो रखा है, तो इसको अपन एसेट साइड में दिखाएंगे। जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारे एसेट होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 10% बिल्डिंग फंड, 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट है कितना आपका, 4,80,000। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये फंड इकट्ठा हो गया था, बट अभी अपन इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, अभी इसका यूज नहीं आ रहा था, तो अपन ने उसके क्या करे, इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिए। तो उस फंड में से जो इन्वेस्टमेंट आप परचेज करते हो, तो इन्वेस्टमेंट वैसे भी आपके एसेट होते हैं, तो इसलिए अपन ने इसको कहाँ शो करा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है ना। अगर इसकी जगह इस तरीके से लिखा होता ना सेंटेंस कि 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट परचेज, 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट परचेज, तो मैं पहले तो इसको फंड में से लेस करता और फिर वो जो इन्वेस्टमेंट मैंने परचेज करे उसको मैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करता। फिलहाल यहाँ क्या दे रखा है, 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018। इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट हो चुका है, ये इन्वेस्टमेंट पिछले साल हो चुका है, इसलिए इस इन्वेस्टमेंट को सीधे एसेट साइड में शो करा है। समझ में आया मैंने क्या बोला, कि अगर इसकी जगह क्या सेंटेंस लिखा होता, इसकी जगह सेंटेंस लिखा होता कि 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट परचेज। क्या लिखा होता, 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट परचेज। तो मैं पहले तो इसको फंड में से लेस करता, बिल्डिंग फंड में से लेस करता, और फिर मैं इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करता। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो रखा है, ये आपको बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस गिवन है 1 अप्रैल 2019 का, इसलिए सीधे मैंने इसको कहां लिखा है, एसेट साइड में लिखा है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, कि जो हमारा बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट है उस पे अपन को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है कितना, 48,000 का। तो यहां पे अपन ऐड कर देंगे इंटरेस्ट रिसीव ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितना रिसीव हुआ है, 48,000। अब देखो इधर ये क्या था, एसेट साइड में 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट था 48। ये जो 10% है इसका मतलब क्या है, व्हाट इज ये 10% क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने जो 4,80,000 रुपीज का जो इन्वेस्टमेंट किया है, आपने ये जो 4,80,000 रुपीज का जो इन्वेस्टमेंट किया है, इस पे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10% की रेट से साल भर का इंटरेस्ट कितना होता है, 48,000 होता है। तो 48,000 ही यहाँ था तो लिख दिया अपन ने। सपोज करो सुनना ध्यान से, सपोज करो यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि इंटरेस्ट रिसीव ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज 45,000 इन प्लेस ऑफ 48,000। अगर ये 45,000 लिखा होता तो आप यहां लिखते ऐड इंटरेस्ट रिसीव ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 45,000, तो जबकि करंट ईयर का बनता तो 48 है, लेकिन अगर लिखा हुआ है कि 45,000 ही रिसीव हुआ है तो 3,000 का क्या हो जाता है, एक्रूड हो जाता, और वो जो एक्रूड इंटरेस्ट है उसको भी अपन यहाँ पे ऐड करते हैं। तो मतलब करंट ईयर का जो भी इंटरेस्ट होगा इन्वेस्टमेंट पे, वो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर इन प्लेस ऑफ 48,000, अभी तो क्या है 4,80,000 की इन्वेस्टमेंट है, 10% की रेट से इंटरेस्ट कितना बनता है, 48,000, और क्वेश्चन में लिख भी ये रखा है कि इंटरेस्ट रिसीव इन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितना, 48, तो पूरा 48 ऐड कर दिया। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं
कि अगर इस 48 की जगह क्या मेंशन होता कि इंटरेस्ट रिसीव 45,000, इंटरेस्ट रिसीव 45,000, तो उस कंडीशन में भी अपन ये 48,000 ही ऐड करते। लेकिन कैसे? 45,000 तो रिसीव के नाम से और 3,000 एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। जो रिमेनिंग 3,000 है वो अपन ऐड करते किसके नाम से? एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, राइट। नेक्स्ट पे एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अपन ने एक्सपेंडिचर किया ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तब अपन क्या करेंगे? अपन ने बिल्डिंग बनाने के लिए एक्सपेंडिचर इंकर्ड कर रहे हैं, तो एक तो इस बिल्डिंग फंड में से ये पैसा लेस हो जाएगा। अब ये बिल्डिंग फंड अपन ने बनाया इसलिए था कि इन फ्यूचर जब अपन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे, इन फ्यूचर जब अपन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो पैसा इस बिल्डिंग फंड में से निकालेंगे। तो अब इस बिल्डिंग फंड में से अपन लेस कर देंगे एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कितना है? 3,60,000। ये यहां से तो क्या होगा? लेस होगा, और ये अमाउंट फिर आपके कैपिटल फंड में क्या होता है? ऐड हो जाता है, क्योंकि इससे आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐड करेंगे इसमें अपन ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड, ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड कितना? 3,60,000। और दूसरा इसको अपन क्या दिखाएंगे? बैलेंस शीट की असेट साइड में बिल्डिंग इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग इन प्रोग्रेस कितना? 3,60,000। समझ में आया कि अपन अगर कोई फंड में से कोई खर्चा करते हैं तो पहले एक तो फंड में से लेस करके उसको कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, और फिर उससे अगर आपने जैसे यहाँ पे फिक्स एसेट खरीदा, तो फिक्स एसेट खरीदा है तो उसको अपन ने एसेट साइड में दिखा दिया। और अगर उस फंड में से कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड करेंगे तो फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में क्या होगा? शो होगा। हो गया सर? अब ये एडलेस करेंगे, तो ये एडलेस करके कैपिटल फंड आपका हो गया कितना? 14,40,000। ये एडलेस करेंगे तो बिल्डिंग फंड आ गया आपका कितना? 7,68,000, 7,68,000। और इस तरीके से बस इसका प्रेजेंटेशन होगा। आपको बताना था इन सब चीज़ों का प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है जो ध्यान रखने की है कि अगर आप अपने फंड में से कोई एक्सपेंडिचर, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड करते हो, अपने फंड में से क्या इंकर्ड कर रहे हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड कर रहे हो, तो पहले तो उसको आप उस फंड में से लेस करोगे, फंड में से लेस करके आप उसको अपने कैपिटल फंड में ऐड करोगे, और फिर उससे खर्चा करोगे, और फिर वो जो खर्चा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने इंकर्ड करा है, उसको आप बैलेंस शीट की असेट साइड में क्या करोगे? शो करोगे।